हेलो एवरीवन, सभी को ऑडियो आ रही है? एक बार जल्दी से बताएंगे। एप्लीकेशन में आपको क्लास शो हो रही है? चलो, जिसको भी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियरली आ रहा है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, एक बार जल्दी से एक थम्स अप का साइन शेयर करेंगे। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, बट अभी वीडियो दिख रहा है सबको? चलो, वीडियो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियरली आ रहा है? और आ रहा है तो एक थम्स अप का साइन शेयर कर दो, क्योंकि अभी सब कुछ ठीक है। एक बार एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर लेना अगर आपको क्लास शो नहीं हो रही है तो।
आई होप कि अभी सबको ऑडियो और वीडियो यहाँ पर क्लियरली आ रहा होगा, सबको प्रॉपरली सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। एक बार एक जल्दी से थम्स अप का साइन शेयर कर दीजिए। कुछ स्टूडेंट्स को क्लास शो नहीं हो रही है, बट आई गेस बाकी सभी को चीजें शो हो रही हैं। ओके, चलो सब कुछ ठीक से दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। आशा करूंगी सब कुछ क्लियर है अभी। और जैसे फिलहाल मैं देख पा रही हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन बाकी के बच्चों को क्लास शो नहीं हो रही है। ठीक है, और आज का आपका सेशन डाउट सेशन था, तो आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस को लेकर क्वेरीज हैं, वो सब आप पूछ सकते हो। पिछले 2 दिनों से स्वास्थ्य सही ना होने के कारण वायरल इन्फेक्शन हो गया था। ठीक है, बुखार था, तो इस वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी, ना यूट्यूब पर ना एप्लीकेशन पर। तो फिलहाल आज आपकी क्लास हमने यहाँ पर रखी है। अभी इस चैप्टर तक हमने जितना भी पढ़ लिया है, जो भी डाउट्स हैं आज आप लोग एक बार पूछ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो एक बार फटाफट से बताओ भाई, किसी के मन में कोई डाउट? क्योंकि हमने जेनेटिक्स के पोर्शन को यहाँ पर स्टार्ट किया था और इसमें मेंडल के 3 नियम तक हम पढ़ चुके थे। तो किसी के मन में भी अगर कोई डाउट है तो एक बार फटाफट से बताते चलिए। ऑडियो प्रॉपरली आ रहा है, सुनाई भी दे रहा है? आई होप कोई समस्या यहाँ पर नहीं लग रही होगी। चलो, नया नहीं, नया तो हम ऑलरेडी अभी इसको आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नया आगे स्टार्ट करेंगे अभी के लिए, क्योंकि आप सभी के मन में काफी सारे डाउट्स थे। तो उन डाउट्स को ले लेते हैं एक बार। तो आप लोग अपने डाउट्स को रिस्पेक्टिवली पूछ सकते हो, ताकि उनकी भी क्वेरी सॉल्व करके और फिर हम अपना आगे अपने टॉपिक पर बढ़ पाए। बताओ भाई एक बार फटाफट से। 2 दिन से देखो इसीलिए क्लास नहीं हो रही थी। तो सब कुछ क्लियर हो गया था इस टॉपिक में जहां हमने जेनेटिक्स की बात करी थी? किसी के मन में कोई समस्या नहीं है? किसी के मन में कोई समस्या नहीं है? अगर नहीं है तो फिर कुछ सवालों के जवाब लगाने शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर हम करने शुरू करेंगे। और अगर है तो फिर आप लोग पूछ सकते हो, जिस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलो भाई जल्दी से बताओ एक बार, कह क्या रहा है? जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी और हम अपने डाउट्स को लेंगे, तो इसीलिए आपका नया टॉपिक शुरू करेंगे कल। आलोक कुमार भारती, ठीक है। रितिका अपलोड हो गई, एक बार चेक करना।
चलो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट में देखिए आपके जितने भी एग्जाम्स हैं ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि मैम हमारे 4 से 5 क्वेश्चंस एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो हमें मेन टारगेट ये करना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स को साथ में क्लियर जरूर करते हुए चले, राइट। जो जिस किसी को पीडीएफ नहीं मिला है मैं एक बार और चेक करवा लूंगी, ताकि आपके पास जो पीडीएफ नहीं अपलोड हुआ है क्लास नंबर 10 का आलोक, वो हम अपलोड करा दें। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है आपसे पूछा जा रहा है, तो इनहेरिटेंस का अध्ययन होता है, यानी कि आनुवांशिकी के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। अलग अलग वेरिएशंस को भी साथ में देखते हैं, इसी शाखा को हमने इनहेरिटेंस यहाँ पर कहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्रोमोसोम के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, किनसे मिलकर के बना होता है? जल्दी से बताइए भाई, क्रोमोसोम किससे मिलकर के बना होता है? एंजल लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम ये कहता है कि जब भी आपके पास एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव जीन साथ में होंगे तो वहां पर डोमिनेटिंग वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन दूसरा वाला नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि एक ही जीन ऐसा होता है जो अपनी प्रभाव को दिखा सकता है, और दूसरा वाला क्योंकि वहां पर एक डोमिनेटिंग जीन है उसके वजह से अपने प्रभाव को दिखा नहीं पाता है, इसीलिए उसको हम रिसेसिव का नाम देते हैं, ठीक है। ऐप क्लियर नहीं दिख रहा है, सब कुछ क्लियर आ रहा है, कॉमन्स आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है, सब ठीक है बेटा। क्रोमोसोम्स में क्या पाया जाता है, तो डीएनए होता है और प्रोटीन होते हैं। डीएनए जो कि हम यहाँ पर कहते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज वाला है, और हिस्टोन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, इनमें से क्या मिलकर के एक जीन बनाते हैं? लगाओ भाई आंसर जल्दी से। क्या मिलकर के एक जीन बनाने का काम यहां पर करते हैं? बताओ भाई फटाफट से। करेक्ट। तो अगर बात करी जाए कि किस प्रकार से जीन की फॉर्मेशन होती है, तो बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, मतलब सिंपल सी कहानी है कि क्या मिलकर के एक जीन बना रहा है। तो आप भी जानते हैं कि जीन हमारे डीएनए के अंदर उपस्थित होते हैं, और इसी डीएनए के भाग को हम नाम क्या देते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगला सवाल बताओ, जीन शब्द किसने दिया था? अब देखें कितने पानी में हो, जल्दी से बताओ भाई, किसने दिया था जीन शब्द? करेक्ट। किसने दिया था? जीन वर्ड की बात कर रहे हैं, तो देखिए मॉर्गन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि मॉर्गन के बारे में हमने नहीं पढ़ा। जोहेंसन जो है वो यहाँ पर इसका क्रेडिट ले जाते हैं कि जोहेंसन साहब को जीन शब्द जो है वो उन्होंने दिया था। मेंडल को हमने फादर ऑफ जेनेटिक्स का नाम दिया, और इसी के साथ ह्यूगो डिवरीज ने और बाकी के कार्य यहाँ पर संभाले थे। तो इन टोटल अगर बात करें तो जोहेंसन वर्ड जो है वो हमारा आता है। जेनेटिक्स बेटिसन के लिए ध्यान रखिएगा, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द सोमैटिक सेल ऑफ द ह्यूमन सेल। मानव कोशिका की जो देहिक कोशिका होती है, इसमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? जो हमारी देहिक कोशिका है, सोमैटिक सेल जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर कितने गुणसूत्र यहाँ पर पाए जाते हैं? लगाओ भाई आंसर। अभिजीत,
आलोक, रितिका, ठीक है। आलोक कुमार, क्या डाउट है? जो भी डाउट्स हैं आपके मन में पूछ सकते हैं ताकि कोई भी समस्या ना रहे। ठीक है। 46 की बात कर रहे हो। अगर हम गुणसूत्रों की बात करेंगे सोमैटिक सेल की, तो आप जानते हैं कि सोमैटिक सेल यानी कि हमारी शरीर की देहिक कोशिका जिन्हें आप कहते हो। अब देह में कितनी आती है, तो हमने पढ़ा था कि 22 जोड़ी यानी कि मात्र 44 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो आपके देहिक के लिए काम करते हैं। इसके अलावा जो बचे हुए 2 होते हैं उन्हें हम एलोसोम्स का नाम देते हैं। ये जेनेटिक लिंग निर्धारण में मदद करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से 23 जोड़ी हमारी टोटल बनती हैं 44, और ये 2 मिलाकर 46 गुणसूत्रों की उपस्थिति होती है। अब या तो यहाँ पर ये 2 लिख दे या लिख दे 1 जोड़ी, 1 पेयर, ऐसे, या तो 44 संख्या है, ठीक है, इसकी जगह लिख सकता है 22 पेयर। प्रश्न में उसने क्या पूछा है? प्रश्न में उसने पूछा है संख्या पूछी है ना, नंबर पूछा है, और नंबर पूछा है तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 44 आंसर करेक्ट हो जाएगा। जोड़ी पूछता तो 22 जोड़ी सही होता, ठीक है, क्योंकि कुल मिलाकर के 23 जोड़ी पाई जाती है। बोलो, बात समझ आ रही है? ये वर्ड पर ध्यान देना, देहिक मतलब देह, शरीर से संबंधित पूछा जा रहा है। करेक्ट। अगला बताइए, आनुवांशिक सूचना का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, वो किसके द्वारा देखा जाता है? चलिए, आज सिर्फ कुछ ही बच्चों को क्लासेस नजर आ रही हैं, आज बाकियों को दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। चलो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरण है, जो पहुंचता है, हमारे जेनेटिक सूचनाओं का आह्वान जो होता है, वो किसके द्वारा होता है? तो वो आप बताएंगे डीएनए के द्वारा होता है। मतलब एग्जैक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डीएनए, जिसको हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसी को कहते हैं डीएनए। आरएनए नहीं होगा, क्योंकि आरएनए हर एक जीव में नहीं होता। हम जब भी एक आनुवांशिक पदार्थ की कंफर्मेशन करते हैं कि भाई कौन है आनुवांशिक पदार्थ, तो वो कंफर्मेशन हमें किससे मिलती है? कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इसके ऊपर बहुत सारे कार्य किए गए थे, लगभग आपके फ्रेडरिक के द्वारा, ग्रिफिथ के द्वारा, हर्शे और चेस के द्वारा अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, जिसमें हमें ये कंफर्मेशन यहाँ पर मिली थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए हो जाएगा। लेकिन डीएनए के बाद आरएनए बनता है और फिर प्रोटीन बनता है। ये एक पूरी सीक्वेंस, एक पूरा चेन जेनेटिक ट्रांसफर के लिए सेंट्रल डोग्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सब हमने क्लास में पढ़ा ही था। अब बताओ अगला सवाल, जेनेटिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? जेनेटिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? फटाफट से बताइए। नाम याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम बेसिकली आपके वही भाग है जो कि डीएनए के, आपने कहा कि डीएनए है हमारे पास, जब ये हिस्टोन प्रोटीन से बंधता है तब जाकर के बनाता है एक गुणसूत्र को, यानी कि एक
क्रोमोसोम को। इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि और ज्यादा डीएनए को कैरी करने की क्षमता यहाँ पर रखता है। अब जेनेटिक शब्द किसने दिया था, तो बेटिसन आंसर सही हो जाएगा, मॉर्गन ने भी नहीं और मेंडल ने भी नहीं। देखो आप में से कुछ आंसर कर रहे हैं इसमें मेंडल साहब ने इस पूरी शाखा की खोज करी थी, इन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए थे, अलग अलग नियम दिए थे, बट मैडम इनको फादर कहा जाता है, इन्होंने नाम नहीं दिया था, शाखा जो दी थी वो बेटिसन ने दी थी। क्लियर है? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, सम ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन। अगर मैं किसी जनसंख्या के जीनों के योग के बारे में बात करूं कि बहुत सारे जीन्स वहां पर आपको दिख रहे हैं, एक जगह जहां मैं इनका योग निकाल सकती हूँ, उसको क्या कहा जाता है? उसको हम फिनोटाइप कहते हैं, कैरियोटाइप कहेंगे, जीनोटाइप कहेंगे या जीन पूल कहेंगे? लगाओ आंसर, लगाइए भाई फटाफट से आंसर। करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, कैरियोटाइप। देखो नहीं, पीनो मतलब क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं कि भाई किसी के आकृति को देखकर आप उसकी चीजें बता रहे हो, तो वो आंसर हमारा फिनोटाइप होता है। फिनो मतलब फिजिकल अपीयरेंस से देख करके, तो ये भी गलत होगा। कैरियो वर्ड देखो कहीं पर भी दिख जाए लिख लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरियो शब्द आता किसके लिए है? न्यूक्लियस के लिए, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, डीएनए होता है। तो कैरियो शब्द कहीं पर भी दिख रहा है, इसका मतलब ये केंद्रक से संबंधित दिखाई दे रहा है। यानी हम जब केंद्रक के अध्ययन की बात करते हैं उसको भी कैरियोलॉजी कहा जाता है। तो कैरियोटाइप भी नहीं होगा, हम कोई न्यूक्लियस का टाइप थोड़ी देख रहे हैं। फिर कह रहा है जीनोटाइप, ये भी नहीं होगा क्योंकि जीनोटाइप में अलग अलग जीन्स आते हैं, अलग अलग जीन्स आते हैं कि चूहे में ये जीन है, हाथी में ये है, मानव में है, ये होगा। लेकिन अगर मैं जीन पूल की बात करूं तो एक बात बताओ, इसने बोला सम ऑफ जीन्स, मेरे पास एक सोसाइटी है, ये है मेरी एक सोसाइटी, इस सोसाइटी में इस जनसंख्या के अंदर बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, एक यहाँ पर मानव है, एक बिल्ली है, एक कोई अलग हाथी आ गया, ठीक है, ए बी सी डी ई, अलग अलग ये सब प्रजातियां दिख रही हैं, इन सब के जीन्स भी उपस्थित हैं। तो अगर मैं इस पूरे पॉपुलेशन में देखूंगा तो मैंने मान लो एक पूल के अंदर इन सारे अलग अलग डिफरेंट जीन्स को रख दिया, यही कहा जाता है जीन का पूल। क्या कहा जाता है? जीन का पूल कहा जाता है, यानी इसी को हम जीन पूल के नाम से जानते हैं। इसके अंदर आपके डिफरेंट जीन्स यहाँ पर अवेलेबल देखे जाते हैं, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला बताइए, विच बेस इन प्लेस ऑफ थाइमीन इज प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में थाइमीन की जगह पर कौन सा बेस उपस्थित होता है? कौन सा बेस उपस्थित होता है? चलिए, थाइमीन की जगह पर पूछा है ना, तो आपको भी पता है कि थाइमीन की जगह पर कौन आता है? यूरेसिल आता है, क्योंकि डीएनए में एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, ग्वानिन चार बताए थे। इसी प्रकार से आरएनए के अंदर हमने पढ़े थे कि यहाँ पर एडेनिन तो होता है, थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है, साइटोसिन, ग्वानिन सेम रहते हैं। और इन्हीं में हमने जो कैटेगरी बनाई थी कि देखो कुछ प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन्स में ए और जी आते हैं, और बाकी के पायरिमिडीन्स होते हैं जिसके अंदर आपका साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल आते हैं। इनके नाम के फर्स्ट लेटर से इनको हम सिंबलाइज करते हैं कि क्या क्या इनका पहला शब्द यहाँ पर देखा जाता है। दूसरी बात कि एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन के साथ बंधन बनाता है, इसमें बंधन बताया था, ए का टी के साथ डबल बॉन्ड से और सी का
जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड से। तो कुछ इस प्रकार से इनके बंधन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं कि ए डबल बॉन्ड टी और सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ए का टी के साथ और जी का सी के साथ। ये केवल और केवल कहाँ आता है? ओनली इन RNA, ओनली इन RNA। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूरेसिल इसको कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला बताओ, आनुवांशिकता के नियम उस प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं जिसके द्वारा डैश और डैश विश्वसनीय रूप से आपको इनहेरिट होकर मिलते हैं। क्या क्या चीजें हैं जो हमें इनहेरिट होकर के मिलती हैं? शेप और साइज मिलता है, ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं, दोनों मिलते हैं या एक भी नहीं मिलता? हाँ भाई, जो हमारे नियम है उससे हमें क्या है जो कि आनुवांशिक रूप से माता पिता से मिलता है? क्लियर? ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक, भाई शेप और साइज थोड़ी ना प्रॉपरली आप ये कह सकते हो। हालांकि आप देखोगे माता और पिता से कई सारे ऐसे गुण आते हैं जिसमें हम देखते हैं बच्चे का आकार माता पिता जैसा है, उसका साइज माता पिता जैसा है, लेकिन मेनली जो चीज ट्रांसमिट होती है वो आपकी विशेषताएं, ट्रेट्स, लक्षण और सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में यहाँ पर आती हैं। क्लियर है सबको? वो यही कह रहा है कि जो मेनली रिलायबली इनहेरिट हो जाता है वो कौन इनहेरिट होता है? वो ये दो चीजें हमारी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगला बताओ, एक सेकेंड। प्लांट हैविंग सिमिलर जीनोटाइप प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट ब्रीडिंग, उसे क्या कहते हैं? देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पादप प्रजनन द्वारा उत्पादित समान जीनोटाइप वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मतलब जिनका जीनोटाइप समान होता है वो क्या कहलाते हैं? बताओ। अच्छा तुम सी लगा रहे थे, दोनों मिलता है, ध्यान रखो ऐसी चीजों को गलती मत किया करो भाई। रितिका, आलोक, ठीक है, भारती बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए आपका हूबहू एग्जैक्टली सेम कोई तैयार कर दिया जाए। मैं आपसे कहूं कि जैसे आप दिखते हो वैसा ही दिखने वाला, मतलब जिसका फिनोटाइप सेम हो, विच हैव सिमिलर फिनोटाइप। एक तो मैं कोई ऐसा बना दूं और उसके अंदर जीन्स भी सेम हो कि भाई जैसा आप दिख रहे हो वैसे ही आपके अंदर जीन्स है, और ऐसा ही हूबहू सेम टू सेम कोई बना दिया जाए, उसको हम नाम देते हैं क्लोन का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रक्रिया को जहां एग्जैक्टली आपका एग्जैक्ट कॉपी बना करके तैयार कर दिया जाए उसको हम क्लोन का नाम देते हैं, क्लोनिंग की प्रोसेस कहते हैं। क्लोनिंग में आप जैसे दिख रहे हो वो भी चीजें सेम होंगी। कई बार लोग कहते हैं कि चलो हमारा जुड़वा है लेकिन जीन्स तो अलग अलग होंगे ना, यहाँ पर जीन्स भी सेम होते हैं। इस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है क्लोनिंग। इसकी शुरुआत की थी इयान विल्मट ने। ठीक है, और कई सारे जानवर भी बने हैं, जैसे कि डॉली नाम की एक शीप बनाई गई थी, एंडी नाम का एक बंदर बनाया गया था क्लोन करके, रोजी नाम से गाय बनाई थी, और माया के नाम से अभी हाल में पिछली साल एक आर्कटिक वोल्फ तैयार करी गई। ठीक है, तो क्लोन की प्रक्रिया वो है जहां पर आप बिल्कुल ये फीचर्स फॉलो करते हो, दिखने में भी समान और उसके जीन्स भी यहाँ पर क्या हो, बिल्कुल हूबहू समान आपको दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, चलो समझ आ रहा है भाई? नहीं आ रहा? जल्दी जल्दी से बताओ। अगला, मेंडल का पृथक्करण का नियम, इसके दौरान युग्मक विकल्पियों को पृथक्करण किस पर आधारित होता है? यानी कि जो हम सेपरेशन कराते हैं एलील्स का, वो आपको किस बेसिस पर दिखाई देता है? गैमीट फॉर्मेशन वाले टाइम पर, सीड फॉर्मेशन में, पॉलिनेशन में, या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में? हमने 3 नियम पढ़े थे, मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके अंदर जो हमारा सेग्रीगेशन का नियम था उसमें पूछ रहा है कि इसमें सेपरेशन कब होता है? सेपरेशन कब होता है? जल्दी से बताओ भाई।
इसमें सेपरेशन कब होता है? भाई एक छोटा सा पार्ट देखो ना कि मैम हमारे पास कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये दो पेरेंट्स थे, तो हमने इसके गैमीट्स बनाए थे, ये दोनों अलग और ये दोनों अलग। तो यहाँ पे जब हम गैमीट बना रहे थे तभी तो ये अलग अलग हो रहे थे, उससे पहले तो नहीं हो रहे थे। तो उस समय पर हम इसे क्या कहते हैं? गैमीट फॉर्मेशन। जब युग्मक गठन हो रहा है, ये जो युग्मक बन रहे हैं उसी टाइम पर ये अलग होते हैं। जब बाद में एम्ब्रियो बनता है, आप बोलोगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, फिर तो ये जुड़ जाते हैं कि अब मैं फिर से इन्हें जोड़ दूंगी इस प्रकार से, इनकी अलग अलग क्रॉसिंग करा करके। लेकिन इस क्रिया में युग्मक गठन के दौरान ये क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तभी तो कह रहे हैं सेग्रीगेट हो गए, पृथक्करण का नियम कहा है इसको। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में वापस से जुड़ जाते हैं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से बताओ भाई, सबको क्लियर है? तो इसी प्रकार से आपके अलग अलग सवाल जेनेटिक्स के पूछे जाते हैं। ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट्स भी आप लोगों के लिए अपलोड करा दिए जाएंगे। आज दिक्कत क्या हो रही है कि आधे बच्चों को क्लास दिखाई नहीं दे रही है, आधों के ऐप में चल नहीं रही है। तो अभी इस क्लास को, आज जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ तक किया, कल शुरू करेंगे इसके आगे के पोर्शन को। ठीक है, एक बार मुझे जल्दी से बता दो जितने भी लोग हमारे साथ हैं, आप सभी को चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही? यहाँ तक किसी के मन में कोई समस्या, कोई डाउट, और किसी के मन में कोई भी ऐसा डाउट हो रिलेटेड टू योर चैप्टर तो आप पूछ सकते हो, ताकि हम कल से फिर नए चैप्टर की शुरुआत करें। और एक डाउट सेशन और अलग से रख लिया जाएगा ताकि आपके मन में काफी सारे जो भी डाउट्स हैं वो भी हम क्लियर कर दें। ठीक है, सब क्लियर है? चलो ठीक है, आलोक, भारती, अभिजीत, बिल्कुल बिल्कुल मेहनत करिए, रिवीजन करिए। ठीक है, 2 दिन से तो देखो भाई क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब रेगुलर रहेगा। और जो आपकी नहीं हो पाई है उसको भी हम ट्राई करते हैं कि आपके लिए संडे में एक्स्ट्रा सेशन ले आए। तो मेरी तरफ से तुम निराश मत होना कि मैडम अगर क्लास नहीं हुई है तो हमारा सिलेबस एंड ऑल सब कुछ होगा। आपके लिए अलग से एक्स्ट्रा सेशन लाने हो या किसी भी प्रकार से आपकी तैयारी में और ज़्यादा हेल्प करनी हो, तो मिलते हैं आप लोगों से कल के सेशन में। कल सेम टाइम सुबह 8 बजे आपकी क्लास रखेंगे। ठीक है, और फर्दर चीज़ों को हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, सत्या कुमारी, वरुण धवन, ठीक है। चलिए, तो अपना रिवीजन करिए, बाकी इस चैप्टर से संबंधित जो भी हमने पढ़ा उसके रिलेटेबल क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करते चलिएगा। हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच। एंजल पीडीएफ अपलोड हो जाएगी अभी, है ना? क्लास ये आपकी ओवर हो जाएगी, उसके बाद मैं पीडीएफ आपकी अपलोड करा दूंगी। डाउट सेशन वाला इशू जो है उसे भी सॉर्ट कर लेंगे, डाउट सेशन एक ले लेंगे, तो आपके मन के जितने भी डाउट्स हैं उसको भी हम रिजॉल्व कर लेंगे।